की भी सुविधा दी जाती है। साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में कमरे भी बनाए गए हैं ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु यहाँ ठहर सकें। खारो नदी के तट पर प्रकृति की गोद में मौजूद कैवल्य धाम मंदिर की भव्यता पहली ही नजर में हर किसी का मन मोह लेती है। इस मंदिर को जैन धर्म के तीर्थ के तौर पर जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। क्या आप जानते हैं कि विश्व के इतिहास में किसी भी देश में, किसी भी गेम में, किसी भी साल में सबसे ज्यादा मेडल किस खिलाड़ी ने जीते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि यह शानदार रिकॉर्ड अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स के नाम है। फेल्प्स ने 7 साल की छोटी उम्र में तैराकी सीखनी शुरू की। 10 साल की उम्र में उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। 12 साल की उम्र में अपनी कैटेगरी में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 15 साल की उम्र में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले सबसे कम उम्र के पहले खिलाड़ी बने। फेल्प्स ने 4 ओलंपिक में 28 मेडल अपने नाम किए हैं। साल 2004, 2008, 2012 और 2016 ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। दंतेवाड़ा से करीब 13 किलोमीटर दूर लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ढोलकर गणेश मंदिर छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा का एक बेजोड़ नमूना पेश करता है। फरसपाल गांव के पास बेलाडीला पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर 1000 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन बताया जाता है। मान्यता है कि इस मूर्ति को 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच नागवंशी शासकों ने बनवाया था। इतनी ऊंचाई पर स्थापित गणेश जी की विशालकाय और नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो आज का दिन बेहद अहम और महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी की निगाहें आज परिणामों पर टिकी हुई है। आज सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है, तस्वीर आज साफ होने वाली है। लेकिन अभी जो जिस प्रकार से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 महत्वपूर्ण राज्य है, यानी कि गुजरात है और हिमाचल प्रदेश है, जहां पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वोटों की गिनती की प्रक्रिया लगातार जारी है। तस्वीरें लगभग साफ होती नजर आ रही है। बहरहाल अभी इसे परिणाम के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से स्थिति अभी जो निर्मित हुई है उस लिहाज से अगर देखें तो एक और जहां पर गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ यहां बहुमत से आगे चल रही है रुझान के मुकाबले, और वहीं हिमाचल में अगर देखें तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। लेकिन फिर भी हिमाचल में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। गुजरात में अगर आपको खबर बता दें तो कांग्रेस 19 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी लगातार बहुमत बनाए हुए है। 154 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये जो आंकड़े, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो गुजरात की बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस 19 सीटों पर और वहीं 154 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। तो इस तरह से यहां पर आंकड़ों का खेल लगातार जारी है, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार बहुमत बनाए हुए है। कांग्रेस 19 सीटों पर आगे फिलहाल यहां चल रही है। और वहीं आप पार्टी की अगर बात करें तो यहां आप आम आदमी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं एक नए चेहरे के साथ जिस प्रकार से दाव चलने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कारगर यहां पर होती नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ बीजेपी आगे चल रही है और इसके बाद में कांग्रेस दूसरे पायदान पर है।
और गुजरात के आंकड़े तो हमने आपको बताए हैं क्या कुछ स्थिति यहाँ पर कैसी निर्मित हो रही है। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां आगे चल रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 36 सीटों पर आगे चल रही है। तो कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति अभी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर है, तो वहीं कांग्रेस कहीं ज्यादा बीजेपी से यानी कि 36 सीटों पर आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े यहाँ पर लगभग साफ है और 5-5 सालों का जो अंतर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो जनता का होता है उसी को वापस से दोहराता ये नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं अपने प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ की, भानु प्रतापपुर की, जहां पर 19 चरणों में यहाँ काउंटिंग होनी है। और ऐसे में 11वें राउंड की अगर बात करें तो लगातार कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। सावित्री मंडावी जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थी, चुनावी मैदान पर हैं, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 11वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 16,376 वोट से सावित्री मंडावी आगे चल रही है। तो एक रिकॉर्ड तोड़ और एक बड़ा अंतर है यहाँ पर। 11वें राउंड की प्रक्रिया की हम आपको बात बता रहे हैं, जहां पर गिनती पूरी हो चुकी है और 16,000 से भी ज्यादा वोटों से सावित्री मंडावी आगे चल रही है। तो चलिए, तीनों जगह के क्या कुछ ताजा तरीन हालात है ये तो हमने आपको बताने की कोशिश की है। अब और क्या कुछ ऐसे विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में जनधारा ग्रुप के प्रधान संपादक सुभाष मिश्र जी मौजूद हैं। सर, आपसे समझ लेते हैं, आज जिस प्रकार से परिणाम आ रहे हैं, हम लगातार इस पर खबर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट्स एशियन न्यूज के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सबसे पहले भानु प्रतापपुर की अगर बात करें तो यहाँ के बारे में भी आपसे समझ लेते हैं सर, क्योंकि मुकाबला काफी त्रिकोणीय समझा जा रहा था। कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का दर सता रहा था इस वजह से, क्योंकि आदिवासी समुदाय ने भी अपनी ओर से प्रत्याशी उतारा था। लेकिन जिस प्रकार से बहुमत से कांग्रेस आगे चल रही है, ये चौंकाने वाले आंकड़े। देखिए, दरअसल पता नहीं, हम छत्तीसगढ़ की यदि बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में ये 5वां उपचुनाव था और चारों उपचुनाव कांग्रेस जीती। सवाल ये होता है कि अमूमन जो एक देखने में आया ट्रेंड होता है कि जिस पार्टी का बहुमत होता है और लोग भी समझते हैं कि उपचुनाव हो रहा है, तो यदि हमें अपने क्षेत्र में विकास करना है तो हमको रूलिंग पार्टी को जिताना चाहिए। एक दूसरा फैक्टर होता है कि यदि कोई कैंडिडेट जिसका निधन हुआ है, जो बहुत लोकप्रिय था, उसके निधन के बाद यदि उसके परिवार का, खास करके पत्नी जब चुनाव लड़ती है तो एक सहानुभूति भी होती है कि, और चूँकि जो मंडावी हैं, सावित्री मंडावी, वो उन्होंने नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ के वो राजनीति में आई और उनको ये टिकट मिला। ये जरूर है कि जो आदिवासी, सर्व आदिवासी समाज था, उसने आरक्षण को लेकर जो हवा बनाई थी, वो भी विधानसभा का विशेष सत्र बुला के उसे भी भूपेश बघेल की सरकार ने बता दिया कि हम 32% आरक्षण देने के पक्षधर हैं और हमने पारित कर दिया। अभी राज्यपाल के पास विधेयक रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ये बताने में सफल रहा लोगों तक कि सर्व आदिवासी समाज दरअसल एक प्रकार से जिन मुद्दों को लेके आ रहा है वो मुद्दे उस तरह से नहीं है। हम पहले से ही आरक्षण के पक्ष में, हम आदिवासियों के पक्ष में हैं। तो शुरू में जब पहले, दूसरे, तीसरे राउंड की गिनती शुरू हुई थी तो ऐसा लगा कि सर्व आदिवासी समाज एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, पर धीरे धीरे स्थिति साफ हुई और अब हम देख रहे हैं कि एक इतना बड़ा बहुमत का अंतर हो चुका है कि अब मिसेस मंडावी का जीतना मतलब तय है, इसमें कोई किसी को दो मत नहीं है। जी बिल्कुल। प्रत्याशी को लेकर अगर समझे तो क्या लगता है सर, क्या इसे, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी सावित्री मंडावी को लाया, आपने बताया अभी, सॉफ्ट कार्ड खेलने की कोशिश क्या कांग्रेस ने की है और इसी का उन्हें परिणाम मिला है जो नतीजे निकल कर हम ऐसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम अपने छत्तीसगढ़ के चारों उपचुनाव की बात करें तो ऐसा नहीं हुआ कि जिस परिवार से आदमी का निधन हुआ उसके बदले उसके परिवार को टिकट मिला। इसमें बड़ा फैक्टर देखिए, बार बार ये समझना पड़ेगा कि भूपेश बघेल की सरकार जो है, जिस तरह से उसने अपने पूरे कार्यक्रम बनाए, उनका जनाधार ग्रामीण क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र में, और पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर और सरगुजा दो ऐसे आदिवासी संभाग हैं जो पूरी राजनीति को तय करते हैं। भानु प्रतापपुर जो है एक प्रकार से बस्तर का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, साइड में है, क्योंकि जैसे ही हम कांकेर की तरफ जाते हैं तो माखड़ी से बिल्कुल लगा हुआ एक छोटा सा शहर भानु प्रतापपुर है, जहाँ पर एक मिलीजुली आबादी रहती है। तो वहाँ कांग्रेस जिस तरह से, अभी पिछले दिनों भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री गए और वहाँ जिस तरह से उनको रिस्पांस मिल रहा था, तो वो एक दबाव ये था, लोग ये समझ रहे थे कि जिले की राजनीति भी काम करती है। जैसे खैरागढ़, छुई खदान, यहाँ पर ये हुआ कि नया जिले की बात हुई और बहुत लगा कि जिले का कार्ड काम कर गया।
यहाँ पे मुख्यमंत्री पे ये दबाव बनाने की कोशिश की गई कि या तो अंतागढ़ या भानु प्रतापपुर, दो दावेदार थे कि ये जिला घोषित कर दिया जाए, पर मुख्यमंत्री को ये कॉन्फिडेंस था कि ऐसा नहीं भी करेंगे तो हम जीतेंगे, और ये उनकी रणनीति का हिस्सा था, इसलिए उन्होंने वहाँ फोकस किया और एक पैनल भी बनाया। पहले कैंडिडेट को की तलाश करने के लिए एक पैनल तैयार किया गया, उसमें कई नाम शामिल किए गए और लास्ट में सर्वसम्मति से लोगों से जानकारी लेके मिसेस मंडावी को जो है वो कैंडिडेट बनाया गया। और ये पहले से ही लग रहा था, जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया था नौकरी से तभी समझ में आ गया था कि यही कैंडिडेट होंगे। और चूंकि मनोज मंडावी एक बहुत कद्दावर नेता थे, बहुत लोकप्रिय थे, बहुत जीवंत थे और लोगों से उनके बहुत सहज संबंध थे, तो उसका लाभ मिलना ही मिलना था। उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, फिर संगठन भी अपने स्तर पे काम कर रहा था। हाँ, ये जरूर लगा था बीच में कि सर्व आदिवासी समाज पता नहीं क्या गुल खिलाएगा और इसके कैंडिडेट कितना डैमेज करेंगे कांग्रेस को, तो वो जो धारणा थी वो निर्मूल साबित हुई। प्रत्याशी चयन को लेकर क्योंकि लगातार हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम को उन्होंने प्रत्याशी बनाया था, लगातार गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही थी और काफ़ी ज़्यादा राजनीति हुई थी दुष्कर्म के मामले में उनको लेकर, तो इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार बीच बचाव की भूमिका में नजर आ रही थी, जुबानी जंग भी काफ़ी देखने को मिली। देखिए, सवाल ये था कि ये कार्ड बीजेपी ने पहले चालू किया। बीजेपी ने कांग्रेस के एक नेता को, जो युवा नेता था, उसको दुष्कर्म के मामले में पहले उसके बारे में कहा कि उसको गिरफ्तार करो। ये जो झारखंड का केस था ये छुपा हुआ था, पता नहीं था लोगों को, पर जैसे ही बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया तो कांग्रेस ने सीधे इस मामले में हस्तक्षेप किया और उन्होंने ब्रह्मानंद नेताम पे एकदम अटैक किया। वो अटैक इस तरह से हुआ कि झारखंड, चूंकि वहाँ पर भी विपक्ष की सरकार है, वहाँ से पुलिस आ गई। अगर वहाँ भाजपा की सरकार होती तो कुछ नहीं होता, वहाँ से पुलिस आ गई, पुलिस गिरफ्तार करने पहुँच गई और एक पूरा ड्रामा हुआ और ये देखा गया कि ब्रह्मानंद गिरफ्तार होंगे। बीजेपी ने प्रदर्शन किया, बीजेपी ने कहा ये गलत फंसा रहे हैं, ये पहले का केस है। पर मज़ेदार बात ये है कि ये केस जो है अभी का नहीं था, जब बीजेपी की सत्ता थी तब का केस था, पर इसको थोड़ी लापरवाही बरती गई कि इसको कैसे इस मामले में अपनी जमानत करा ली जाए या इस मामले में अगर दोषी नहीं है तो उसमें से नाम हटा लिया जाए। ये कहीं ना कहीं गलती हुई और कांग्रेस ने उस कार्ड को पकड़ा, क्योंकि दोनों के दोनों ही अपने पार्टी के नेताओं पर इस तरह के आरोप लगा रहे थे। यहाँ तो सीधे प्रत्याशी पे ही आरोप लग गया, तो बीजेपी बीच बचाव में आ गई, सारे नेताओं को कूदना पड़ा। पर उस तरह से जब आप मामला दुष्कर्म का होता है तो नेता भी डरते हैं कि कहीं हम ऐसा ना हो कि हम अगर इसके साथ खड़े हैं तो हमारी छवि तो धूमिल ना हो। तो जिस एग्रेसिवनेस से बीजेपी को अटैक करना था, बीजेपी देख रही थी कि क्या हो रहा है। एक गलती जरूर झारखंड पुलिस से हुई, जब पुलिस का इतना सूचना तंत्र मजबूत था और ये सुबह से मीडिया एक खबर दे रहा था कि हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है, उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करने गई चुनाव के जस्ट बाद, जैसे ही मतदान खत्म हुआ 3 बजे, और फिर पब्लिक ने विरोध किया। तो ये एक सिंबॉलिक भी था, हम इसको इस तरह से भी समझते हैं कि पुलिस और झारखंड पुलिस ने कहा कि आप छत्तीसगढ़ की पुलिस से बात करो। तो सवाल ये था कि पुलिस तो झारखंड की आई थी, वो यहाँ डेरा डाले हुई थी, वो जगह जगह कह रही थी कि हम छापे डाल रहे हैं, पर ब्रह्मानंद नेताम नहीं मिल रहे, जबकि नेताम का कार्यक्रम मीडिया में भी आ रहा था। तो ये समझ में नहीं आ रहा था। और जब ये पता चल गया था कि हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और अभी चुनाव खत्म हुआ है, कार्यकर्ताओं का उत्साह से भरे हुए, उस तरह उस समय उनको गिरफ्तार करने जाना, तो ये एक पता नहीं क्या इसके पीछे था कि किस तरह की पॉलिटिक्स थी। पर इससे निश्चित रूप से जो प्रशासन है, खास करके झारखंड पुलिस की किरकिरी हुई और कहीं ना कहीं उसमें छत्तीसगढ़ की पुलिस का भी नाम आया। तो ब्रह्मानंद नेताम तो अपनी सफाई देते घूम रहे थे और उनके सामने एक स्त्री खड़ी थी। बड़ी बात यह थी कि एक विधवा स्त्री खड़ी थी जो एक पढ़ी लिखी थी, बेदाग थी, वो स्त्री खड़ी थी। तो उसके साथ सहानुभूति भी थी, उसके साथ सत्ता भी था, उसके साथ एक साफ सुथरी छवि थी। तो ब्रह्मानंद संगठन किस ताकत से ब्रह्मानंद को, अगर ये बात पहले लीक हो जाती कि ब्रह्मानंद पे केस है तो हो सकता है बीजेपी उसको कैंडिडेट ही नहीं बनाती। चलिए, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं और यही वजह कि जो हालात निर्मित हुए हैं, इसका खामियाजा एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जरूर चुकाना पड़ रहा है और इसका फायदा सीधे साफ तौर पर कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की है। चलिए, अब भानु प्रतापपुर की ओर रुख करते, जहां पर हमारे साथ में तामेश्वर सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे क्या कुछ ताज़ा तरीन हालात है ये समझने की कोशिश करेंगे। तामेश्वर, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी?
बता दें कि सुबह से ही बड़ी संख्या पर यहाँ पर महिलाएं भी एकजुट थी यहाँ पर और लगातार सावित्री मंडावी के समर्थन में यहाँ पर एकजुट हुए थे। अभी कितने राउंड की वोटिंग काउंटिंग हो चुकी है और क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं अभी? कामेश्वर, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। दोबारा जी कामेश्वर, समझना चाहेंगे कितने राउंड की वोटिंग काउंटिंग यहां पर हो चुकी है और क्या अपडेट अभी मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार सावित्री मंडावी बढ़त बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं सावित्री मंडावी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इस वक्त जो है मैं मतगणना स्थल के बाहर का स्थल है, देख सकते हैं आप कितनी भीड़ जो है, तकरीबन जो है 17,000 से अधिक के वोट से जो है लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वह बीजेपी जो है दूसरे नंबर में अभी दिखती नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ के जो तमाम नेता है जो कांग्रेस के, वो मतगणना स्थल के बाहर जो है पहुंच चुके हैं और लगातार जो है यहाँ भीड़ बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आतिशबाजी जो है शुरू हो चुकी है। विधायक हैं, केसकाल विधायक हैं, कांकेर विधायक हैं, अंतागढ़ के विधायक है, तमाम विधायक जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि जो कैबिनेट मंत्री है कवासी लखमा भी, उनके भी आने का दौर जो है अभी शुरू होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मतगणना स्थल के ये बाहर की तस्वीर है। यहाँ जो है काफी भीड़ है। सुरक्षा के लिहाज से जो है ट्रैफिक की पुलिस की व्यवस्था की गई है और जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं बिल्कुल वो चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस से जो है सावित्री मंडावी लगातार जो है वो बढ़त बनाई हुई है और दूसरे नंबर पर बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम है। तो वही अकबर राम कुर्राम भी आगे पीछे, बीजेपी से जहां एक और किसी राउंड में ब्रह्मानंद आगे हो जाते हैं तो कहीं जो है अकबर राम कुर्राम आगे हो जाते हैं। लेकिन एक चीज है कि जो रुझान है वो कांग्रेस की ओर जाता दिख रहा है और जीत भी जो है कार्यकर्ता सुनिश्चित कर चुके हैं। जी कामेश्वर, आपसे नोटा में पड़े वोटों की संख्या को लेकर भी जानना चाहेंगे। क्या इस संबंध में कोई आंकड़े हैं अभी आपके पास में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं नोटा में तकरीबन जो है 1200 से ज्यादा जो है नोटा में मत पड़े हैं। इसका कारण यह है कि जो दुर्गुकुंड और भानु प्रतापपुर का क्षेत्र है वहां के जो मतदाता है, जैसा कि पहले भी कहा गया था कि जो वहां के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर जो है चुनावी मैदान में नहीं जाया गया था, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत चला था। तो जो मूलभूत सुविधाओं से जो है लोग नाराज थे और उसी का नतीजा है कि जो नोटा में काफी मत यहाँ दिख रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा कामेश्वर, हम दोबारा भी आपसे जुड़ेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे समझना चाहेंगे, अभी जैसे नोटा के संबंध में मैंने अपने सहयोगी से भी सवाल किया था। शुरुआती राउंड में जब काउंटिंग चल रही थी उस वक्त भी आंकड़ा 414 था, अब ये बढ़कर जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया 1200 हो चुका है। आपको नहीं लगता कि क्षेत्र की जनता वाकई असंतुष्ट है या नाराज है? क्या लगता है आपको, क्योंकि 1200 आंकड़ा काफी ज्यादा होता है नोटा के लिहाज से? देखिए प्रथा जी, ब्रेख्त की एक कविता है जी कि अखबार का हाकर चिल्ला रहा था कि जनता ने सरकार का विश्वास खो दिया है। अब अखबार का हाकर चिल्ला रहा था कि जनता ने सरकार का विश्वास खो दिया है। अब सरकार को चाहिए कि इस जनता को खारिज करके अपने लिए नई जनता चुन ले। सवाल, हम जिस डेमोक्रेसी में हैं वहाँ हमारे पास बहुत सारे विकल्प नहीं हैं। अभी हमारे पास में ये विकल्प नहीं है कि हम अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि को वापस बुलाएं। ये पंचायती राज में हुआ है, पर एक प्रावधान हुआ नोटा का जिसमें यह कहा गया कि आपको किसी को वोट नहीं देना है तो आप नोटा में वोट डालिए। अब वो लोग जो नाराज हैं वो नाराजी अपनी ये जो दर्ज कराते हैं वो नोटा के माध्यम से कराते हैं और कहीं ना कहीं ये, पर इसको बहुत नोटिस नहीं लिया जा रहा है। हमारे देश में अभी नोटा के जो वोट पड़ते हैं उस पर लोगों को जिस तरह से नाराजी दिखना चाहिए लोगों की, वो नाराजी नहीं है। हमारा नंबर गेम है। हमारे यहाँ अगर मान लो 1.5 लाख मतदाता हैं और किसी आदमी को 55,000 वोट मिलते हैं और वो जीत जाता है, क्योंकि वोट बढ़ जाते हैं और वो कहता है कि मुझे पूरे देश एरिया की जनता ने चुना। जबकि हकीकत ये होता है कि वो जनता उसको उस तरह से नहीं चुनी है कि वो सबका प्रतिनिधित्व पर, चूंकि उसके पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं और वो जीतता है। अभी हम देख रहे हैं कि जगह जगह वोट परसेंटेज की बात भी चल रही है कि वोट का शेयर कितना रहा। तो सवाल ये होता है कि परसेंटेज जो वोटर है उसमें से कितना वोट पड़ा, उस जो पड़ा वोट उसमें से कितने में जीता। तो ये जो नोटा है इसमें बड़े संख्या में लोग आजकल धीरे धीरे जा रहे हैं, पर इससे जो बात पैदा होनी चाहिए थी, जो एक दबाव बनना चाहिए था या एक जन का जो आक्रोश दिखना चाहिए था, ये आक्रोश तो है और उसकी ये परिणति है, पर कोई भी राजनीतिक पार्टी इसका एनालिसिस नहीं करती।
इस बात में विचार नहीं करती कि एक मतदाता मतदान केंद्र तक आया, उसने दिन भर अपना समय खराब किया, वोट डाला और वो नेगेटिव वोट डाल रहा है। तो ये जो हमारे यहाँ है, जब जो जीता वो सिकंदर है, तो जीतने के बाद जुलूस निकलते हैं, सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि इसके बाद लगातार चुनाव होंगे। और ये मतदाता जो नाराज है, दरअसल वो देश का नागरिक है, और वो क्यों नाराज है इस पर कभी किसी पार्टी ने बहुत गंभीरता से विमर्श किया हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। चलिए, बिल्कुल इस संबंध में आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे सर, लेकिन इसी बीच गुजरात और हिमाचल में क्या कुछ हालात है, कैसी स्थितियां निर्मित हो रही है, ये सभी हम बारीकी से समझने की कोशिश कर लेते हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ में आशीष तिवारी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, गुजरात में जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं बीजेपी की फिर से वापसी, हिमाचल की अगर बात करें तो बीजेपी को बेदखली मिल रही है, क्या स्थिति अभी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, गुजरात में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं, 1985 में राजीव गांधी की अगुवाई में जब चुनाव लड़ा गया था तब 149 सीट कांग्रेस को मिला था, जो सर्वाधिक एक पार्टी को मिली हुई सीट थी। उस रिकॉर्ड को भी आज भाजपा ने तोड़ा है। नरेंद्र मोदी की जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे वहाँ तब भी इतनी सीट भाजपा नहीं जीत पाई थी। इन तमाम रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भाजपा ने वहाँ पर अपनी जीत दर्ज की है, 7वीं बार वापसी की सत्ता में। खास बात रही है कि आम आदमी पार्टी ने वहां पर दस्तक दी है और एक अपना खाता खोलते हुए 6 से 7 सीटों पर अपनी बढ़त बना ली है। आम आदमी पार्टी ने वहां पर जिस तरह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, कांग्रेस की वोट जो शिफ्ट हुए हैं वो आम आदमी पार्टी को हुए हैं। तो एक बहस जो अक्सर चलती है राजनीति में, हाँ, हमारे प्रधान संपादक जी भी जुड़े हुए हैं, एक बहस जो चलती है राजनीति में कि आम आदमी पार्टी किसकी रिक्तता को भरने की कोशिश कर रही है, किसकी वो मतलब किसको नुकसान अभी राजनीति में पहुंचा रही है। ये एक बड़ा मुद्दा है प्रथा इस वक्त। दरअसल आशीष, जो आप बात कह रहे हो वो बात ये है कि अभी तक आम आदमी पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर नहीं है। ये समझ में नहीं आता कि वो वैचारिक रूप से कहाँ खड़ी है। कभी उनके नेता जो हैं वो नोट पे गणेश जी की फ़ोटो और लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगाने कहते हैं, वो गुजरात में हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, कभी वो दिल्ली में से पूरे लोगों को ले जाते हैं राम मंदिर में। तो उनका एजेंडा बहुत क्लियर नहीं है। वो ये ज़रूर है कि वो बुनियादी सुविधाओं को लेकर बात करते हैं, और जो लोगों की ज़रूरत है, आम आदमी की ज़रूरत है कि वो कहीं ना कहीं पानी की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वो मॉडल तो उनका पसंद आता है। पर जहाँ पे ये गुजरात है, गुजरात एक बीजेपी का ऐसा मॉडल स्टेट है जहाँ से उसने जीत का परचम चालू किया फहराना, और लगातार वो जीत बनाए हुए है। और पूरे देश में ये भी बात हुई कि गुजरात मॉडल, तो लोगों ने कहा कि गुजरात मॉडल दरअसल क्या है, तो लोगों को लगा कि कोई डेवलपमेंट का मॉडल है। बाद में समझ में आया कि गुजरात जो है दरअसल हिंदुत्व का एक मॉडल है, जहाँ पर बहुसंख्यक लोगों की मानसिकता बन गई है कि हमको हिंदुत्व को बचाए रखना है, और हिंदुत्व की रहनुमाई करने के लिए गुजरात मॉडल जो है वो है। ठीक है कि जो गुजराती हैं वो बाकी लोगों से संपन्न होते हैं, वो बहुत प्रवासी भी होते हैं, बाहर भी बहुत जाते हैं, अलग अलग जगह NRI बहुत हैं। तो गुजराती जो कौम है वो बहुत व्यावसायिक कौम है, वो संघर्षशील कौम है, और वो गुजरात वैसे ही बहुत बाकी स्टेट की तुलना में बहुत संपन्न है। तो यहाँ पर जो मॉडल की बात हो रही थी तो लोगों को लगा कि डेवलपमेंट की बात हो रही है। पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से एंट्री की, दिल्ली के बाद पंजाब जीत के, उनको लगा कि जो बाकी राज्य हैं आस पड़ोस के, तो गुजरात में वो लगातार ट्राई कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी दरअसल अपना राष्ट्रीय स्तर पर वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहती, और वो कांग्रेस को हाशिए में रखकर एक विकल्प के रूप में सामने आना चाहती। धीरे धीरे वो अलग अलग स्टेट में जा रही है और उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए। तो वो अपनी उपस्थिति चाहे गोवा में दर्ज कराए, चाहे गुजरात में दर्ज कराए, वो हिमाचल में भी जाती है, वहाँ उसकी उपस्थिति नहीं। पर केवल जीतने से मामला नहीं बनता है। जब ये देखते हैं कि किसी राष्ट्रीय पार्टी को जब कितना वोट परसेंटेज मिला पूरे चुनाव में, इस पर वो डिसाइड होती है। तो अरविंद नेताम जो मॉडल ले जा रहे हैं वो हर जगह कांग्रेस को डैमेज कर रहा है। अभी अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कांग्रेस तीसरे नंबर पे चली गई। अभी नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस पीछे है। तो अरविंद नेताम की आप पार्टी जहां भी घुसेगी, निश्चित रूप से वो कांग्रेस को या वहां और कोई रीजनल पार्टी होगी उसको डैमेज करेगी।
तो ये कांग्रेस की जगह को जिस तरह से कांग्रेस जहां जहां कमजोर हो रही है वहां आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूती से पेश होकर एक नए दावेदार के तौर पर सामने आ रही है। प्रथा एक मतलब एनालिसिस में इस बात सामने आ रही है सर का जो कहना है। हिमाचल प्रदेश में कई बड़े चेहरे चुनाव हार गए हैं। अभी जो ताज़ा अपडेट्स हमारे पास मिल रहे हैं उसमें जो भाजपा सरकार के 3 मंत्री थे उनको टिकट फिर से दिया गया था, वो चुनाव हार गए हैं। और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में वापसी की है। जिस तरह से ट्रेंड चला रहा है हिमाचल प्रदेश का कि एक बार वहाँ भाजपा की सरकार बनती है, एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, तो इस ट्रेंड को एक बार फिर से हिमाचल की जनता ने बनाए रखा है और इस बार कांग्रेस वहाँ पर बहुमत अपनी सिद्ध करती नज़र आ रही है। हालांकि वहाँ के उस चुनाव का छत्तीसगढ़ से भी गहरा नाता इसलिए भी रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ के मुख्य ऑब्जर्वर थे कांग्रेस की ओर से। वे शाम को खुद शिमला जा रहे हैं और वहाँ आगे की रणनीति, सरकार बनाने की रणनीति किस तरह से रहेगी, इस पर काम करेंगे। चलिए बिल्कुल, तो एक जो ट्रेंड सेटर चलता आ रहा है हिमाचल प्रदेश में वो तो अब तक बरकरार है, लेकिन सर आगे आपसे ये भी एक समझना चाहेंगे, गुजरात की अगर बात करें तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? क्योंकि गुजरात में ठीक है बीजेपी काफ़ी लंबे समय से सत्ता पर काबिज है, एक बार फिर से ये मौका मिल रहा है, लेकिन जिन सीटों पर और जैसे रुझान आ रहे हैं, लगातार जो बढ़त बनाए हुए एक रिकॉर्ड बढ़त इसे देखी जा रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि इतने सीटों पर आगे चल रही जितने पर पहले कभी थी नहीं बीजेपी। देखिए, गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस को लड़ना था वो लड़ी नहीं, जिनके भरोसे कांग्रेस थी वो बीजेपी में शामिल हो गए। हम लगातार ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग पहले के भी नेतृत्व और अभी युवा नेतृत्व, वो सारे नेतृत्व जो है वो शिफ्ट हो गए बीजेपी में। तो लोगों को लग रहा है कि ये तो कांग्रेसियों को यदि हम वोट भी देंगे तो पता नहीं ये बीजेपी में कब चले जाएंगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से वहाँ एंट्री की और जिस तरह से एक मीडिया हाइप बनाई, तो लोगों को लगने लगा था, परसेप्शन ये हो गया था कि आम आदमी पार्टी कहीं सरकार ना बना ले। इस तरह का उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रचार किया और उनकी स्ट्रेटेजी यही थी। कांग्रेस को जिस ताकत से लड़ना था, कांग्रेस अपने ही नेताओं को नहीं बचा पाई। अभी जो भाजपा से जो नेता लड़े वो थोड़े दिन पहले तक कांग्रेस में थे और कांग्रेस के साथ खड़े थे, पर वो अचानक से पार्टी बदल लेते हैं। तो यहाँ पर मेन वही दिक्कत है कि कांग्रेस को इस बात पर मंथन करने की जरूरत है कि वैचारिक रूप से वो कौन से नेता हैं जो उसके साथ खड़े रहेंगे विपरीत परिस्थिति में भी। अगर वैचारिक रूप से लोग नहीं है मजबूत तो वो कभी भी, अभी ये क्यों भूपेश बघेल जी को जो है हिमाचल प्रदेश जाना पड़ रहा है, सवाल ये है कि कई जगह कांग्रेस, मध्य प्रदेश हमारे सामने उदाहरण है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत लाती है पर अचानक देखते हैं हम कि वहाँ से बीजेपी की सरकार बन जाती है। हम देखते हैं कि पूरा विपक्ष मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाता है और रातों रात शिवसेना को नीचे से निकाल के एक नई सरकार आ जाती है जिसमें पूरा बीजेपी का रोल है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लोगों को लगता है जीते कोई भी, विधायक बिकने के लिए तैयार हैं, जैसे वो कोई घोड़े हाथी हों कि बाजार में खड़े कि उनको कोई भी खरीद ले। तो ये डर है, हर पार्टी को लग रहा है कि बीजेपी के पास अभी साधन है, सुविधाएं हैं, और जो बीजेपी सुचिता की बात करती थी, जो काडर की बात करती थी, वो अलग अलग पार्टियों से लोगों को ला रही है, उनको टिकट दे रही है। तो बीजेपी के जो असली कार्यकर्ता हैं, खास करके जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं, उनके भीतर इस बात की नाराजगी भी है। पर चूंकि जो चुनाव जीतता है या जो जिताता है उसकी सारी गलती माफ हम देखते हैं कि हमारे घरों में बच्चा भला ही साल भर उस तरह से ना पढ़े, पर जब रिजल्ट आता है और वो परसेंटेज लाता है तो पूरा घर उस पर वाहवाही करता है, ये नहीं देखते कि उसने किस तरह से किया। तो आज बीजेपी का परचम सबसे बड़ा फहराया, मतलब ये सबसे बड़ी जीत है बीजेपी की अब तक की, जो नरेंद्र मोदी के रहते नहीं हुई, वो जीत उससे ज़्यादा सीटें जो है बीजेपी ने हासिल की। तो ये बात तो तय कहेंगे, पर हाँ बीजेपी इस तरह की जीत का जश्न उस तरह से नहीं मना पा रही। हिमाचल कहीं ना कहीं किरकिरी बना हुआ है, कल दिल्ली किरकिरी बनी हुई थी, तो अभी हम उपचुनाव में देखते हैं तब भी उस तरह से नहीं है। तो जो बीजेपी बहुत दावे से कह रही थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, उसका ये सपना एक तरफ रह गया। वो इस तरह की बात नहीं कर सकती कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, क्योंकि यदि आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हो और आप कांग्रेस मुक्त भारत किस तरह कर रहे हो, आप कांग्रेसियों को अपने में विलय कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमारे साथ आ जाओ, हमारी सीट पे चुनाव लड़ लो। तो ये तो दो मत नहीं है कि गुजरात की जो जीत है, और ये किसी को, जितने सर्वे रिपोर्ट आई थी सब में गुजरात में भाजपा सरकार बना रही थी, किसी को कोई गलतफहमी नहीं थी कि भाजपा वहाँ सरकार नहीं बनाएगी। पर ये लोगों को नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा बहुमत हासिल होगा, क्योंकि आपने जो हाइप क्रिएट की थी,
कांग्रेस ने तो हाइप क्रिएट नहीं की थी। कांग्रेस के लिए तो जितनी सीटें मिली हैं और जिस तरह से आधे अधूरे मन से कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़ रही थी, तो ये बहुत ही लोग चाहते हैं एक ताकतवर विपक्ष, मगर कांग्रेस या आप ये दोनों अगर इसी तरह लड़ते रहे तो ये तय मानिए कि भाजपा इसी राज्य में नहीं कई राज्यों में और इनको डिफीट देगी। चलिए बिल्कुल, तो आंकड़े जिस तरह से आ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। गुजरात में जो बीजेपी ने जैसा प्रदर्शन किया है वो वाकई हर किसी की निगाहें अपनी ओर में खींच रहा है। एक लेटेस्ट अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें कि 13 राउंड की काउंटिंग वो कंप्लीट हो चुकी है।